सभी को नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी प्रभा में हार्दिक स्वागत है। साथियों, इन दिनों आप परीक्षा की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्ण वर्गीकरण में अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर किए गए वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मैं वर्ण वर्गीकरण के बाह्य प्रयत्न आधार को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। साथियों, कल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ध्वनियों का जो वर्गीकरण किया जाता है वह अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के आधार पर किया जाता है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर जब ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है तो उसके दो आधार होते हैं। एक आधार होता है स्वर तंत्रियों के आधार पर, जो हमारे कंठ के नीचे यहाँ पर स्वर तंत्रियां होती है उनके आधार पर, और दूसरा प्राण वायु के उपयोग के आधार पर, जो उच्चारण के समय प्राण वायु का उपयोग किया जाता है उसके आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। जब हम स्वर तंत्रियों के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं तो वह दो प्रकार की होती है, एक अघोष और दूसरी घोष। साथियों, आपने देखा होगा कि जब लोग वीणा बजाते हैं तो वीणा में जो तार होते हैं उनमें कुछ तार ज्यादा कसे हुए होते हैं, कुछ तारों को हल्का सा ढीला छोड़ा जाता है। उंगली की चोट करने पर जिन तारों को ज्यादा कसा जाता है उनमें कंपन ज्यादा होता है और उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह भिन्न प्रकार की होती है। और जो तार हल्के से ढीले होते हैं उनमें उंगली से चोट की जाती है तो उस समय जो उत्पन्न ध्वनि होती है वह भिन्न प्रकार की होती है। इन दोनों ध्वनियों के अंतर को समझते हुए आप इन व्यंजनों के वर्गीकरण को समझिए, इन वर्णों के वर्गीकरण को समझिए कि इसमें घोष ध्वनि वह ध्वनि होती है जिनमें वीणा के तारों की तरह स्वर तंत्रियां ज्यादा तनी हुई अवस्था में रहती है। जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वतः तन जाती है। और दूसरे जो अघोष है उनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां थोड़ी सी शिथिल ढीली होती है। उस स्थिति में जो ध्वनि का उच्चारण होता है उसको अघोष कहते हैं। व्याकरण के विद्वानों ने इस आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया है। ये घोष ध्वनियां जो होती है ये ध्वनियां थोड़ी सी प्रबल मजबूत ध्वनियां मानी जाती है अघोष की तुलना में। अघोष ध्वनियां तार शिथिल होने के कारण वोकल कॉर्ड के स्वर तंत्रियों के तार जो है वह हल्के से ढीले होने के कारण थोड़ी सी घोष की तुलना में कमजोर ध्वनि मानी जाती है। तो इस आधार पर जो ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है मैंने यहाँ लिख रखा है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का जो वर्गीकरण किया जाता है वह अघोष और घोष में किया जाता है। आप देखिए, हम फिर चर्चा करते हैं क से म तक की ध्वनियों की, जिन्हें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के आधार पर उनके उच्चारण के 5 वर्ग बने हुए हैं। उसी आधार पर हम उन्हें वर्गीय कहते हैं और स्पर्श करने के कारण हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लेकिन वो अभ्यंतर प्रयत्न है, यह बाह्य प्रयत्न है और बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम जो ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं वो करते हैं अघोष और घोष में। तो आप देखिए कि ये जो 5 ध्वनियों के 5 वर्ग है, 5 ध्वनियों के जो 5 वर्ग है, इसमें आप देखिए प्रत्येक वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनि अघोष ध्वनि कही जाती है। प्रत्येक वर्ग की, क वर्ग की क, च वर्ग की च, ट वर्ग की ट, त वर्ग की त, प वर्ग की प। ये जो ध्वनियां हैं ये अघोष ध्वनियां कही जाती है। इसका मतलब साफ है कि इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कसी हुई, तनी हुई नहीं होती, अतः इनके उच्चारण में वैसा कंपन नहीं होता जैसा घोष ध्वनि के उच्चारण में होता है। दूसरे प्रकार की जो ध्वनियां घोष कही जाती है, इसको भी आप अच्छी तरह समझ लें कि प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियां, क वर्ग की ग, घ, ङ, च वर्ग की ज, झ, य, ट वर्ग की ड, ढ, ण, त वर्ग की द, ध, न और प वर्ग की ब, भ, म। ये ध्वनियां जो है ये ध्वनियां घोष ध्वनियां कही जाती है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां तनी हुई अवस्था में होती है, इसलिए उनमें थोड़ा सा अधिक कंपन होता है। और कंपन होने के कारण जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि थोड़ी सी प्रबल ध्वनि होती है, थोड़ी मजबूत ध्वनि होती है। आगे संधि के प्रकरण में, आगे और भी शब्द रचना के प्रकरण में हम इन ध्वनियों को और पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, इनका आगे उपयोग है। आप इसको अच्छी तरह समझेंगे तभी जो है वो आगे संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि सभी को अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब आप देखिए कि इसके अलावा ये 25 ध्वनियां होगी, इसके बाद में य, र, ल, व। ये जो ध्वनियां हैं ये ध्वनियां घोष ध्वनियां कही जाती है। यह अलावा 4 प्रकार की जो ध्वनियां हैं ये घोष ध्वनियां हैं।
ये घोष इसलिए है क्योंकि यर अलावा अर्ध स्वर माने जाते हैं और यर अलावा की जो रचना हुई है वह रचना स्वरों के सहयोग से हुई है, इसलिए इनको जो है वो घोष ध्वनियां कहा जाता है। नीचे देखिए आप यहाँ पर लिखे गए है स श स, ये अघोष ध्वनियां मानी जाती है, इनको घोष नहीं कहा जाता। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां जो है वह ज्यादा तनी हुई अवस्था में नहीं होती है, इनमें कंपन कम होता है, इसलिए अघोष ध्वनियां कही जाती है। अघोष ध्वनि कही जाती है, इसका उच्चारण काकल्य से, इसका उच्चारण कंठ स्थान से किया जाता है और इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां तनी हुई होती है, इसलिए इसको घोष ध्वनि कहा जाता है। मित्रों, सभी स्वर घोष कहे जाते हैं, स्वर कभी अघोष नहीं होते हैं। स्वर घोष होते हैं क्योंकि स्वर ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां सदैव तनी हुई होती है, इसलिए इनको घोष कहा जाता है। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न का और अच्छी तरह विश्लेषण करेंगे और अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।